हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास नंबर 9 और टॉपिक का नाम है आपका डायमेंशन ऑफ बिज़नेस एनवायरनमेंट। ये जो टॉपिक है ये आपका चैप्टर नंबर 3 बिज़नेस एनवायरनमेंट का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो इसके बारे में हम क्लास नंबर 7 और क्लास नंबर 8 में हम डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा बहुत बिज़नेस एनवायरनमेंट के बारे में, फीचर्स और उसके इंपॉर्टेंस के बारे में। तो मैंने क्लास नंबर 7 और क्लास नंबर 8 में मैंने आपको बताया था कि जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है वो कुछ फोर्सेस से मिलकर बनता है, जिसमें आपके जनरल फोर्सेस और स्पेसिफिक फोर्सेस आते हैं। जनरल फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिनके एक्शन में आने के बाद, जिन फोर्सेस के एक्शन में आने के बाद ओवरऑल कंट्री के जो एग्रीगेट बिजनेस है उनके ऊपर उनका इम्पैक्ट पड़ता है। किसी भी एक बिज़नेस के ऊपर उनका इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जब भी जनरल फोर्सेस अपने एक्शन में आते हैं या उनमें जनरल फोर्सेस में कोई भी बदलाव आता है या जनरल फोर्सेस यूज़ में आते हैं या जनरल फोर्सेस का इन्वायरमेंट में उनका इफ़ेक्ट पड़ता है, इन्वायरमेंट में उनमें जब फ्लक्चुएशन आती है, ठीक है, तो उसका किसी एक बिज़नेस पे उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, उसका ओवरऑल बिज़नेस पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे मान लीजिएगा, अगर हम जनरल फोर्सेस में एक एग्जांपल लेना चाहें तो लीगल का ले सकते हैं। मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई लॉ पास किया, कोई लॉ इशू किया कि भाई जितनी भी कंट्री में इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, वो कोई भी ऐसी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं करेंगी जो इन्वायरमेंट को ज़्यादा पॉल्यूट करेंगी, ठीक है। सभी इंडस्ट्रीज़ को अपनी मशीनरीज़ को चेंज करना पड़ेगा या कोई ना कोई ऐसा सिस्टम लगाना पड़ेगा जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन से पॉल्यूशन क्रिएट ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जितने भी कंट्री में ओवरऑल बिज़नेस हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, प्रोडक्शन हाउसेज हैं, उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ा और उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा या उनको बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ा अपने बिज़नेस में या कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी उनको अपने बिज़नेस को थोड़ा सा चेंज करने के लिए। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज़ पे गवर्नमेंट के इस लॉ को इशू करने से, गवर्नमेंट के इस लॉ के आने से बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ या प्रोडक्शन हाउसेस को उसका इम्पैक्ट उठाना पड़ा। तो जब कोई भी जनरल फोर्स आपका बिज़नेस के सराउंडिंग में, बिज़नेस के ऊपर आता है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसका जनरल फोर्स का किसी एक बिज़नेस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ओवरऑल एग्रीगेट सभी बिज़नेस पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। और स्पेसिफिक फोर्सेस वो होते हैं जिनका किसी पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री या फर्म के ऊपर या बिज़नेस के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे मान लीजिए किसी एक बिज़नेस, कोई एक छोटा सा बिज़नेस है, कोई एक दुकान है, उसका एक कस्टमर उस दुकान से सामान लेना बंद कर दिया। जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर एक दुकान है, उस दुकान से किसी एक कस्टमर ने सामान लेना बंद कर दिया, तो उस कस्टमर के उस दुकान से सामान ना लेने की वजह से उस दुकान पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, उस शॉप पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ना कि सभी शॉप पर। तो इसीलिए जो स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं उनमें जितने भी एलिमेंट्स फोर्सेस होते हैं वो सिर्फ जब भी एक्शन में आते हैं, ठीक है, तो उनका सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस से फ़र्क पड़ता है। और जो जनरल फोर्सेस होते हैं उनका इम्पैक्ट जो पड़ता है वो ओवरऑल फोर्सेस दैट इम्पैक्ट ऑन ऑल बिजनेस एंटरप्राइज, सभी बिजनेस पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो अब हम एक एक करके, हमने क्या बेसिकली करना क्या है कि जो हमारे जनरल फोर्सेस होते हैं ना, उन्हीं को हम डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। ये याद रखना कि जो हमारे जितने भी जनरल फोर्सेस होते हैं, मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, ये 5 एलिमेंट्स होते हैं जो जनरल फोर्सेस में आते हैं। जब इन एलिमेंट्स को जोड़ दिया जाता है तो ये डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं इकोनॉमिकल फोर्सेस पे। इसको इकोनॉमिक फोर्सेस भी कह सकते हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं। तो ये सारे मैंने यहाँ पर जो 10 पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे इकोनॉमिक फोर्सेस के एलिमेंट्स हैं, कंपोनेंट है, ठीक है। इन सारे एलिमेंट्स से मिलकर अलग अलग बुक्स में हालांकि अलग अलग एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो मैंने सभी बुक्स वगैरह को यूज़ करके ये 10 एलिमेंट्स ऐसे लिखे हैं जो आमतौर पर रेगुलरली बुक में यूज़ होते हैं और केस स्टडी में डिस्कस किए जाते हैं। तो इनमें से जो मैंने डबल स्टार जिन पॉइंट्स के आगे मेंशन कर रखा है, ये ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली यूज़ होते हैं। बाकी और पॉइंट्स जो मैंने दिए हैं उनके बारे में डिटेल में स्टडी मैं नहीं कर पाऊँगा। बाकी जो मैंने स्टार बना रखे हैं इनके बारे में मैं डिस्कस करूँगा आपसे। और लास्ट में जब चैप्टर का ओवर होगा तो मैं एक वीडियो और बनाऊँगा जब चैप्टर के हर एंड में, लेकिन अभी नहीं, बाद में। तो उसमें क्या होगा कि हर चैप्टर के बीच में जो जो छोटी छोटी चीज़ें रह जाती हैं डिस्कस करने से, उन सबको मैं एट द एंड, चैप्टर के एंड में वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर मैं इंटरेस्ट रेट के बारे में डिस्कस करूँगा, वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बारे में, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, रेट्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट और एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। इंटरेस्ट रेट का मतलब वो होता है कि जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बैंक दूसरों को लोन देता है। जैसे मान लीजिए किसी पर्सनल इंडिविजुअल पर्सन को या किसी कंपनी को बैंक से लोन चाहिए, तो वो लोन किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाएगा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट का यहाँ पर लॉजिक क्या है कि मान लीजिए कि गवर्नमेंट को कभी भी ऐसा फील होता है कि जैसे आरबीआई को मान लो ऐसा फील हुआ कि देश में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है,
डिमांड बढ़ रही है चीज़ों की और सप्लाई उतनी नहीं हो पा रही है, तो पीछे से चीज़ें क्या हो रही हैं, महंगी होती चली जा रही हैं। तो उसको महंगाई को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरेस्ट रेट को हाई कर देती है। इंटरेस्ट रेट को हाई करने से क्या होता है कि जो इंडिविजुअल पर्सन है जो बैंक से लोन लेता है, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वो लोन नहीं लेगा क्योंकि रेट हाई चल रहे हैं। तो उससे होगा क्या कि जो लोगों की डिमांड, परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी, और परचेजिंग पावर कम होने से क्या होगा कि लोग प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा नहीं करेंगे, और उससे होगा क्या कि देश में क्या होगा, मतलब कंट्री में क्या होगा कि जो डिमांड है वो गिर जाएगी, सप्लाई के बराबर आ जाएगी, और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन इसका ना बिज़नेस पे इम्पैक्ट उल्टा पड़ता है, क्योंकि बिज़नेस को तो अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए लोन हमेशा चाहिए होता है, हर 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद हमेशा लेना होता है। तो वो हाई इंटरेस्ट रेट पे जब वो लोन बिज़नेस को मिलता है, तो उसे एक्चुअली उस हाई रेट पर क्या करना होता है, वो कई बार लोन को लेता है, तो उसको क्या करना होता है अपने बिज़नेस में, जब उस लोन को ले लेता है तो उसे अब कहीं ना कहीं उसका जो अपना खुद का प्रॉफिट मार्जिन होता है वो गिर जाता है, क्योंकि वो प्राइस को तो चेंज नहीं कर सकता, नहीं तो कस्टमर टूट जाएंगे। तो इसीलिए इंटरेस्ट रेट का क्या होता है, ओवरऑल हमारी कंट्री में जितने भी बिज़नेस लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके बिज़नेस पे उसका इम्पैक्ट एक साथ पड़ता है। वो लोन लेते हैं, महंगा पड़ता है उनको लोन, और कहीं ना कहीं उनका बिज़नेस प्रॉफिट के शेयरिंग में सफ़र करता है। अगला है वॉल्यूम ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ डिफरेंट आइटम। मान लीजिए गवर्नमेंट ने ये कहा कि हमारे कंट्री में जो भी एक्सपोर्ट प्रोसीजर है, गवर्नमेंट ने मान लीजिए उनको ये बोल दिया कि एक्सपोर्ट प्रोसीजर और ज़्यादा लीनियंट कर दिया गया है, एक्सपोर्ट को हमने और ज़्यादा मतलब ड्यूटी फ्री कर दिया है। तो उससे होगा क्या कि गवर्नमेंट अगर कोई ऐसी पॉलिसी बनाती है कि एक्सपोर्ट को और ज़्यादा आसान बना दिया है, आप आसानी से ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स का और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डिफरेंट आइटम्स जो गवर्नमेंट ने, कुछ आइटम्स ऐसे हैं मान लीजिए हमारी कंट्री में जिनका एक्सपोर्ट गवर्नमेंट ने रोका हुआ है, अब गवर्नमेंट ने उनके एक्सपोर्ट को भी फ्री कर दिया है कि आप आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, इस तरह की पॉलिसी से हमारे देश में अगर एक्सपोर्ट मल्टीपल प्रोडक्ट्स का बढ़ा दिया जाता है, तो उससे हमारे बिज़नेस, जितने भी हमारे जो कंट्री में बिज़नेस हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनका बिज़नेस बढ़ जाएगा। और मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने कुछ इंपोर्ट्स पे रोक लगा दी है, जैसे मान लीजिए कि हमारे कंट्री में जो एलईडी टीवी हैं या मोबाइल हैं, ठीक है, जो बाहर की कंट्री से इंपोर्ट किए जाते हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट ने रोक लगा दी। तो उससे क्या होगा कि हमारे कंट्री में जो इंपोर्टर्स हैं, जो इन चीज़ों का इंपोर्ट करते हैं, उनका बिज़नेस सफ़र करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स में अगर कोई भी चेंजेस आते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं ओवरऑल कंट्री के बिज़नेस पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास जो फॉरेन करेंसीज़ होती हैं, उनका जो रिज़र्व होता है, जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में यूज़ होता है। मान लीजिए गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि भाई कि जो हमारे पास फॉरेन रिज़र्व्स हैं वो कम होते जा रहे हैं, फॉरेन करेंसीज़ कम होती जा रही हैं, तो गवर्नमेंट फॉरेन करेंसी रिज़र्व को मेंटेन करने के लिए कई बार कुछ स्टेप्स लेती है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो भी फ़ॉरेन करेंसी का यूज़ करेगा टूरिज़्म पर्पस से, बाहर जाने के पर्पस से, अब उसको फ़ॉरेन रिज़र्व को रेट, जो फ़ॉरेन रिज़र्व रेट्स हैं उनको हाई कर दिया। जो आपको फ़ॉरेन करेंसी चाहिए होती है बाहर घूमने के लिए, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने रेट हाई कर दिए। तो उससे क्या होगा कि जो फ़ॉरेन रिज़र्व को मेंटेन करने के लिए जो टूरिज़्म पर्पस से लोग बाहर जाते हैं, उनके लिए वो टूरिज़्म पर्पस क्या होगा, महंगा पड़ेगा। तो वो क्या करेंगे, जो ट्रिप वगैरह के लिए टूरिज़्म वगैरह को यूज़ करते हैं, वो जाना बंद कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि जो हमारे कंट्री में टूरिज़्म इंडस्ट्री है वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे एक उसमें आ जाएगी, मतलब क्या कहते हैं, रियूंड होना शुरू हो जाएगी, या हम कहेंगे कि भाई उनका बिज़नेस ठप हो जाएगा, बिज़नेस डाउन हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि फ़ॉरेन रिज़र्व को मेंटेन करने से, कई बार मेंटेन करने के पर्पस से जब हम गवर्नमेंट कोई स्टेप लेती है, तो उससे क्या होता है कि पूरी कंट्री के ओवरऑल जो बिज़नेस है टूरिज़्म इंडस्ट्री के, वो इम्पैक्ट में आ जाते हैं, ठीक है। अगला है आपका रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी अनाउंसमेंट होती है कि जो डिपॉजिट्स के रेट हैं, जो बैंक में हम लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, पैसा लगाते हैं, ठीक है, उनके रेट्स गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए, तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से लोग क्या करेंगे, अलग अलग पॉलिसीज़ लेंगे, प्लान लेंगे, गवर्नमेंट बैंक में पैसा जमा करेंगे। तो उससे क्या होगा कि जब लोगों की जो ये ट्रेंड होगा, लोगों का जो ट्रेंड होगा पैसे यूज़ करने का, वो क्या होगा, सेविंग की तरफ ज़्यादा जाएगा, इन्वेस्टमेंट की तरफ ज़्यादा जाएगा। तो उससे जो उनकी जो कंजम्पशन लिमिट है, जो कंजम्पशन नेचर है, वो कम हो जाएगा। तो उससे ओवरऑल क्या होगा कि जितने भी मार्केट में बिज़नेस है उनके ऊपर उनका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि लोगों का नेचर सेविंग का ज़्यादा हो गया, खर्च करने का कम हो गया। तो इससे ओवरऑल बिज़नेस में इम्पैक्ट पड़ेगा, मार्केट में, सभी बिज़नेस में,
ठीक है। अगला है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ट्रेंड। मान लीजिए गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो फार्मर्स हैं उनको अपने एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो भी मशीनरी चाहिए वो मशीनरी हम उनके ज़मीनों के हिसाब से वो मशीनरी को ख़रीदने में लोन हम आपको देंगे। मतलब फार्मर्स को ये फैसिलिटी दी गई कि जो भी आपको मशीनरी ख़रीदने के लिए लोन चाहिए वो लोन हम आपको देंगे ज़मीन के हिसाब से। तो इससे क्या हुआ कि ओवरऑल जितने भी कंट्री में फार्मर्स हैं जो एग्रीकल्चर फील्ड में हैं उनका एग्रीकल्चर क्या करने लगेगा, फ्लरिश करने लगेगा। तो उसके बाद है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ट्रेंड। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ट्रेंड का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने जितनी भी हमारी मान लीजिए स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं जो छोटे लेवल पर काम करती हैं उनके बिज़नेस के प्रोडक्शन लेवल को हाई करने के लिए गवर्नमेंट ने उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, लेवल को हाई करने के लिए, बिज़नेस को एक्सटेंड करने के लिए गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम आपको मशीनरी ख़रीदने के लिए लोन हम देंगे। तो उससे क्या हुआ कि जब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कॉटेज इंडस्ट्री हैं, जब उनको ये पता चला कि गवर्नमेंट उन्हें मशीनरी ख़रीदने के लिए लोन दे रही है तो उससे क्या होगा कि जितनी भी हमारी कंट्री में स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं वो फ्लरिश करना शुरू कर देंगी, बढ़ना शुरू कर देंगी और उनका बिज़नेस आगे बढ़ने लगेगा। तो इस तरह के ये सारे जो हमारे ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जब ये एलिमेंट्स हमारे एक्शन में आते हैं, जब ये एलिमेंट्स यूज़ में आते हैं तो उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो हमारे ओवरऑल कंट्री में जो बिज़नेस हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके ऊपर उसका इम्पैक्ट एग्रीगेट एक साथ इम्पैक्ट पड़ता है ना। तो अगला एलिमेंट है हमारा पॉलिटिकल फोर्सेस, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। इसमें बेसिकली बात की जा रही है पॉलिटिकल इश्यूज़ की कि हमारे देश में जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है, तो उन सरकार के जो वे ऑफ वर्किंग होता है, गवर्नमेंट का जो वे ऑफ वर्किंग होता है, उसकी वजह से जो बिज़नेस के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है उसको हम पॉलिटिकल फोर्सेस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी में जैसे नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि भाई हमारा देश आत्मनिर्भर देश बने, ठीक है। वो चाहते हैं कि हमारे देश में जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, जैसे आपने स्किल इंडिया के बारे में सुना होगा, आपने स्टार्टअप इंडिया के बारे में सुना होगा। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मोदी जी ये चाहते हैं कि भाई हमारे देश में जो लोग हैं वो अपने देश में ही अपनी चीज़ों को, जो हम लोग बाहर से चीज़ों को ख़रीदते हैं, बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, उसकी बजाय हम अपने देश में अपनी चीज़ों को बढ़ाएं। तो इससे क्या होता है कि जो एक पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी होती है, जो उनकी जो पार्टी रूलिंग कर रही होती है, जैसे हमारे देश में जो रूलिंग पार्टी है वो बीजेपी है, तो उनकी जो आइडियोलॉजी है उनकी आत्मनिर्भरता, कि देश में जो भी चीज़ें कंजम्पशन में आती हैं उनका प्रोडक्शन हमारे देश में ही हो। तो उससे कहीं ना कहीं जो हमारे कंट्री में जो इम्पोर्टर हैं, जो बाहर से चीज़ों को ख़रीदते हैं, यहाँ बिज़नेस करते हैं, बेचते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए सरकार कांग्रेस की है तो उनको जो इम्पोर्टर्स हैं उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि कांग्रेस ने कभी आत्मनिर्भरता की बात नहीं की है और बीजेपी हमेशा कोशिश करती है कि आत्मनिर्भरता की बात करती है, सेल्फ प्रोडक्शन की बात करती है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल हमारे कंट्री में जो बिज़नेस हैं वो कहीं ना कहीं हमारे कंट्री की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, रूलिंग पार्टी होती हैं, उनकी जो विचारधाराएं होती हैं उनकी वजह से भी हमारे कंट्री के बिज़नेस पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। अगला है नेचर ऑफ रिलेशनशिप विद फॉरेन कंट्री। हमारे कंट्री की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो रूलिंग पार्टी हैं, उनका फॉरेन कंट्री के साथ कैसा रिलेशन है। जैसे मान लीजिए कि हमारे इंडिया का यूएई के साथ, यूएसए के साथ अच्छा रिलेशन है। मान लीजिए सपोज़ कीजिए कि श्रीलंका, नेपाल या पाकिस्तान के साथ, या फिर हमारा ईरान, इराक के साथ जो रिलेशनशिप है वो अच्छा नहीं है। तो उससे क्या होगा कि हमारे कंट्री में मान लीजिए कि अगर कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस सरकार का सभी के साथ अच्छा रिलेशन था, सभी के साथ उनका बिजनेस था। लेकिन जैसे ही बीजेपी आई तो बीजेपी का शुरू से ही जिन कंट्री के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा है, तो उनसे क्या होगा कि जब बीजेपी की सरकार आएगी तो उनका जिन कंट्री के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा है तो उनसे जो होने वाला बिज़नेस है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी सरकार वो बिज़नेस करने नहीं देगी जिन कंट्री से उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। तो उससे क्या होगा कि हमारे कंट्री में जो बिज़नेस जिन कंट्री से होता है और जो कंट्री बीजेपी को उनके साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, जैसे मान लीजिए कि हमारे कंट्री में कुछ बिजनेसमैन ऐसे हैं जो जिनका बिज़नेस जो है वो ढाका से या श्रीलंका से या पाकिस्तान, नेपाल से चलता है। तो ठीक है, अगर मान लीजिए इन कंट्री के साथ बीजेपी का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो समझ लीजिए कि बीजेपी सरकार आने के बाद ये जितने भी बिज़नेस इन कंट्रीज़ के साथ किए जाते हैं उनके बिज़नेस बंद हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, ओवरऑल बिज़नेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिज़नेस। मान लीजिए कि कोई भी सरकार, रूलिंग पार्टी जब आती है, मान लीजिए कि वो हमेशा
अगला पॉइंट है आपका एक्सटेंड द नेचर ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई भी ऐसी रूलिंग पार्टी है, कोई भी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, वो हमेशा कहीं ना कहीं अपनी कंट्री में जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, कहीं ना कहीं वो बिज़नेस में इंटरवेंशन बहुत करती रहती है, रिपोर्ट्स मांगती रहती है, लाइसेंस की बात करती रहती है, कभी कोई कानून बना देती है, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, एनुअल रिपोर्ट्स मांगती है, या उनका जो भी प्रोजेक्टेड रिपोर्ट है वो मांगती है, उनकी प्रोडक्शन कैसे चल रहा है, कैसे वो सेल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको उनके ऊपर मतलब कहीं ना कहीं उनको उनकी जो फ्रीडम है प्रोडक्शन करने की या काम करने की, उनमें इंटरफेयर करती रहती है। तो उससे क्या होगा कि कोई भी जब किसी भी पार्टी का जब ऐसा नेचर होगा कि हमें हर बिजनेसमैन के काम में इंटरफेयर करना है, इंडस्ट्रीज़ कहीं चल रही है तो उसमें कोई रूल है, कोई पॉलिसी है, कुछ ऐसी पॉलिसी बनाना जिससे कहीं ना कहीं बिजनेसमैन को अपने काम करने में प्रॉब्लम आए। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब ऐसी रूलिंग पार्टी कंट्री में आती है जो कहीं ना कहीं बिज़नेस में इंटरवेंशन करती रहती है, दखल अंदाजी करती रहती है, तो उससे क्या होता है, ओवरऑल बिज़नेस पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। अब मान लीजिए कांग्रेस के टाइम पर अगर हम बात करें कि मान लीजिए ज़्यादा इंटरफेयर होता था बिज़नेस में, ज़्यादा रिपोर्ट्स मांगी जाती थी, पूरा हर तरीके से इंटरफेयर किया जाता था कि प्रोडक्शन कैसे कर रहे हैं, कितनी सेल कर रहे हैं, ठीक है, कितना टैक्स भर रहे हैं, ठीक है, टैक्स की चोरी तो नहीं कर रहे हैं। अब बीजेपी के टाइम पर क्या किया गया है, अभी आपने देखा हो लॉकडाउन के टाइम पर ये बोला गया कि आप बिज़नेस कीजिए, आपको किसी भी तरीके से परेशान नहीं किया जाएगा, अब आपको लोन दिया जाएगा, टैक्स में रिलीफ किया जाएगा, आपको रिटर्न्स की लिमिट बढ़ाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं मतलब कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए फ्रीडम दी जा रही है ताकि लोग आराम से, फ्रीडम से, बिना टेंशन के अपना बिज़नेस को चला पाएँ। तो इसीलिए कोई ना कोई जब रूलिंग पार्टी कंट्री में आती है और उसका अगर जो एक्सटेंट है इंटरफेयर करने का, अगर वो हाई होता है तो समझ लीजिए कि बिज़नेस में इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा, बिज़नेस चल नहीं पाएगा। अगर आपका किसी भी कोई ऐसी रूलिंग पार्टी है जिसका बिज़नेस में इंटरफेरेंस ज़्यादा नहीं करते, जो जैसा बिज़नेस कर रहा है करने देते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कंट्रोल करते हैं, लेकिन ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते, तो समझ लीजिए कि ऐसी रूलिंग पार्टी के अंडर में बिज़नेस फ्लरिश करेगा। अगला है आपका लीगल फोर्सेस और लीगल इन्वायरमेंट। इसका मतलब ये होता है कि जब भी गवर्नमेंट कोई भी लॉ एस्टेब्लिश करती है, कोई लॉ बनाती है, तो उस लॉ के बनाने से अगर कोई भी बिज़नेस पे इम्पैक्ट पड़ता है तो वो आपका लीगल फोर्सेस कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया कि भाई जितनी भी हमारी कंपनी में अल्कोहल इंडस्ट्रीज़ हैं या जो स्मोक आइटम्स बनाती हैं, वो क्या करेंगे, अपने स्मोकिंग आइटम्स के ऊपर, अल्कोहल आइटम्स के ऊपर ये ज़रूर मेंशन करेंगे कि भाई इनके जो कंजम्पशन से क्या हो सकता है कि कैंसर बन सकता है या कोई बीमारी बन सकती है, ठीक है। और प्लस इनके लिए लिमिट सेट कर दी गई कि भाई आप अपने जो प्रोडक्शन में प्रोडक्शन में आप इस तरीके से हमारे रूल को फॉलो करेंगे या इस तरीके से आप प्रोडक्शन करेंगे, इतनी यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। तो जब भी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कोई लॉ बनाती है और उस लॉ के बनने के बाद जब कोई भी बिज़नेस होता है तो उस बिज़नेस के ऊपर उसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अभी आपने वो BS4 के बारे में सुना होगा कि गवर्नमेंट ने लॉ बनाया कि जैसा कि भारतीय स्टैंडर्ड 4 के बारे में आपने सुना होगा भारतीय स्टैंडर्ड 4 के बारे में। तो गवर्नमेंट ने जैसे ऑर्डर पास किया था कि जितनी भी हमारे कंट्री में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं जो स्कूटी, बाइक या कार वगैरह इनका मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, कोई भी कंपनी भारतीय स्टैंडर्ड 4 के जो BS4 के अलावा जो गाड़ियों का मैन्युफैक्चरिंग करेंगी उनकी गाड़ियाँ सेल नहीं होंगी, और उनके पास अगर इस स्टैंडर्ड से पहले जो भी गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग है उनको सोल्ड आउट करना है, ठीक है। तो इससे क्या होता कि बहुत सारे जो पूरे कंट्री के एग्रीगेट बिजनेस थे उन्होंने क्या किया था, बहुत सस्ते दाम पर अपनी स्कूटी, बाइक या कार वगैरह बेचना शुरू कर दिया था, तो जिससे कंपनियों को बहुत बड़ा लॉस हुआ था, क्योंकि अचानक से गवर्नमेंट ने डिसीज़न लिया, ऑर्डर पास किया कि भाई BS4 वाली गाड़ियाँ ही अब हमारी कंट्री में बनाई जाएंगी, जो फ्यूल का कंजम्पशन करने के से जो पॉल्यूशन बढ़ता है उस पर रोक लग सकती है। क्योंकि BS4 का जो स्टैंडर्ड था वो ये था कि जो हमारे कंट्री में जो इंजन बनाए जाते थे, गाड़ियों में इस्तेमाल किए जाते थे, उनसे पॉल्यूशन ज़्यादा होता था, और BS4 के स्टैंडर्ड के हिसाब से जो इंजन बनाए जाएंगे उनसे पॉल्यूशन कम होगा। तो गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर पास किया, तो जैसे ही ऑर्डर पास हुआ पूरे कंट्री के सभी बिजनेस, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ा। तो ये आपका पॉइंट नंबर 4 में कवर हो जाएगा। जो मैंने स्मोकिंग एल्कोहल का एग्जांपल लिया वो आपका लेजिस्लेशन पास में हो जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट ने लॉ बनाया कि भाई हर बिजनेसमैन को अपने स्मोकिंग एल्कोहल आइटम के ऊपर ये मेंशन करना पड़ेगा कि इनका जो सेवन है, इनका जो कंजम्पशन है वो हानिकारक है। तो इससे क्या होगा, जब गवर्नमेंट ऐसा लॉ बनाएगी कि भाई आपको सब चीज़ें मेंशन करना ज़रूरी है, तो कहीं ना कहीं लोग जब इनका कंजम्पशन करने से पहले इन चीज़ों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं डिमांड गिरेगी, तो लोग कंजम्पशन करना छोड़ देंगे, तो कहीं ना कहीं बिज़नेस में इम्पैक्ट पड़ेगा।
तो ये हो गया आपका लेजिस्लेशन पास्ड बाय द गवर्नमेंट। इससे आप कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं। डिसीजन रेंडर्ड बाय द वेरियस कमीशन एंड एजेंसी एट एवरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कोई भी गवर्नमेंट जब डिसीजन लेती है, चाहे वो लोकल लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे, ठीक है, तो वो आपको लेना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अभी लॉकडाउन हुआ था, तो हर डिस्ट्रिक्ट पे जो डीसी थे, जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर थे, उन्होंने जो भी ऑर्डर पास किया था, डिसीजन लिया था, आपने देखा होगा कि उसका कितना बिजनेस पे उसका इम्पैक्ट पड़ा था। तो ये भी आपका एक लीगल फोर्स है। चलिए, अब हम आते हैं टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस के ऊपर। टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस का मतलब होता है कि जब भी कोई भी नई इनोवेशन या कोई भी नई टेक्निक हमारे कंट्री में लाई जाती है, तो उसका बिज़नेस के ऊपर जो ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ता है, वो उसका किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट की, अगर हम साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए कोई भी कंपनी है, कोई भी ऑटोमोबाइल कंपनी है, मान लीजिए वो अपनी गाड़ियों का जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, वो रोबोटिक तरीके से कर रही हैं। ठीक है, रोबोट से गाड़ी बना रही हैं। तो इससे क्या होगा कि उनकी जो कॉस्टिंग आएगी, जो उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे जो कंपनी की कॉस्ट आएगी गाड़ी बनाने की, वो मे बी लेबर का इस्तेमाल करने से कम आएगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जब एक कंपनी रोबोटिक तरीके से गाड़ी को मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और उसकी कॉस्टिंग कम आ रही है, तो आप सोचिए कि ओवरऑल कंट्री में जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनी के बिजनेस हैं, वो क्या होंगे, नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे। तो जब भी कोई कंपनी साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट तरीके से काम करेगी, तो उससे और जो उनके अपोजिट में जो बिज़नेस है, उन पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग का आप एग्जांपल ले सकते हैं साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट में। अगला है इनोवेशन। इनोवेशन की अगर हम बात करें, मान लीजिए कि कोई कंपनी है, वो अपने प्रोडक्ट में कोई नया इनोवेशन लेकर आ रही है। जैसे हम बात करें कि गाड़ियों की, आपने सुना होगा आजकल हाइब्रिड गाड़ियों का बहुत ट्रेंड चल रहा है। हाइब्रिड गाड़ियों का मतलब होता है कि जो गाड़ियाँ इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, फ्यूल का कंजम्पशन का उसमें कोई रोल नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी से गाड़ी चलती हैं। तो मान लीजिए किसी भी ऑटोमोबाइल कंपनी ने सोचा कि हम गाड़ियाँ ऐसी बनाएंगे जो इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी, तो एक नया इनोवेशन आ गया। अब इस इनोवेशन से क्या होगा कि जो कंपनियां इलेक्ट्रिसिटी से गाड़ियां नहीं बना सकती हैं, या उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इनोवेशन नहीं है, इनोवेशन अभी तक उन्होंने इस इनोवेशन की फील्ड में अभी काम नहीं करना शुरू किया है, तो उससे क्या होगा, उनका जो ऑटोमोबाइल बिज़नेस है वो क्या होगा, नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो इससे ओवरऑल बिज़नेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जब भी कोई बिज़नेस अपने बिज़नेस में नया इनोवेशन लेकर आता है, तो उससे ओवरऑल और जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके बिज़नेस पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम बात करते हैं न्यू मेथड एंड टेक्नोलॉजी ऑफ ऑपरेटिंग अ बिज़नेस, इसकी बात करें। अब जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा कि हमारे कंट्री में अब जितने भी बिज़नेस हैं, वो सारे के सारे बिज़नेस अब आउटसोर्सिंग के ज़रिए चलते हैं। आउटसोर्सिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी इंडस्ट्री है, वो अपना काम खुद नहीं करती, दूसरों से कराती है, जिसको हम बोलते हैं BPO, बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अगर मान लीजिए कि कोई इंडस्ट्री है, वो अपनी सारी की सारी एक्टिविटीज़, प्रोडक्शन, परचेजिंग, सेल, ये सारा काम दूसरी कंपनी से कराती है, आउटसोर्स करा के। तो उससे होगा क्या कि जो कंपनी BPO को अफोर्ड कर पाएगी, वो मार्केट में आगे एक्सटेंड कर पाएगी, अपना आगे बढ़ पाएगी, अपने बिज़नेस को ग्रोथ कर पाएगी। और जो बिज़नेस आप BPO को हायर नहीं कर सकते, BPO को यूज़ नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका बिज़नेस डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर कोई कंपनी, कोई बिज़नेस नए मेथड को लेकर आती है, नई टेक्निक को लेकर आती है अपने अपने बिज़नेस के ऑपरेशन में, तो उससे क्या होगा कि जो दूसरे बिज़नेस हैं, दूसरी कंपनीज़ हैं, उस पर उसका इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। अगला है हमारा सोशल फोर्सेस एंड सोशल इन्वायरमेंट। अगला है आपका सोशल फोर्सेस। सोशल फोर्सेस का मतलब होता है कि जब सोसाइटी से जो भी फोर्सेस हमारे बिज़नेस के इम्पैक्ट डालते हैं, सोसाइटी से निकले हुए जो भी फोर्सेस होते हैं, जब एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे बिज़नेस में इम्पैक्ट डालते हैं, वो सोशल फोर्सेस कहलाते हैं। जैसे कि हम पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, सोशल ट्रेंड। सोशल ट्रेंड का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लॉकडाउन का एग्जाम्पल है, तो लॉकडाउन में लोगों को ये ज़रूर समझ में आ गया कि भाई अब हमारे आसपास बीमारी फैल रही है, ठीक है, एक डिजीज़ फैली हुई है, ठीक है। तो उसमें लोगों की जो अवेयरनेस है, वो हेल्थ के लिए ज़्यादा हो गई है। अब लोगों ने घर की बनी हुई चीज़ों का कंजम्पशन करना शुरू कर दिया है और हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, हेल्दी फूड खाना शुरू कर दिया है। तो इससे हुआ क्या कि जितने भी जो फास्ट फूड आइटम सेलर्स हैं, या जो भी मार्केट में बनी हुई चीज़ें, उनका कंजम्पशन कम हो गया है। और जितने भी जो बाहर जो बाहर की बनी हुई या इंडस्ट्रीज़ की बनी हुई जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, उनका लोगों का ट्रेंड क्या होगा, अब उनका कंजम्पशन करना लोगों ने बंद कर दिया होगा। ठीक है, अब लोग क्या होंगे, फ्रूट्स वगैरह या हेल्थ कॉन्शियस हो गए होंगे, तो हेल्दी फूड्स के ऊपर उनका डिपेंडेंट ज़्यादा हो गया होगा। तो मार्केट में जो भी सामान आर्टिफिशियल है, या जो ऑयली है, या जो अनहाइजीनिक है, ठीक है, उनका कंजम्पशन लोगों ने बंद कर दिया। अगर हम बात करते हैं वैल्यूज़ की, तो वैल्यूज़ का मतलब ये होता है कि जो कस्टमर्स को
फ्रीडम ऑफ चॉइस दी जाती हैं, ठीक है। जो वैल्यूज़ की अगर हम बात करते हैं तो बिज़नेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं सोसाइटी के लिए, ठीक है, जो कंपनी में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए जो कंपनीज़ की जो पॉलिसीज़ होती हैं ये वैल्यूज़ कहलाती हैं, ठीक है। हमें सोसाइटी के का ध्यान में रखना चाहिए, हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जैसे सोसाइटी पे उसका गलत इम्पैक्ट पड़े। हमें कस्टमर को पूरी की पूरी फ्रीडम देनी चाहिए उसको चॉइस करने के लिए। गवर्नमेंट ने इसके लिए राइट टू इन्फॉर्म एक एक्ट बनाया था, जो गवर्नमेंट की वैल्यूज़ को ध्यान में रख के बनाया था कि कोई भी कस्टमर जब दुकान पे जाता है तो उसको अगर कोई भी सामान लेना है तो वो सामान की जानकारी पूरी ले सकता है। तो इससे क्या होता है कि अब हुआ क्या कि कंपनियों ने क्या करना शुरू किया कि गवर्नमेंट के इस बनाए गए एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी सामान होता था उसके ऊपर जो भी जानकारी होती थी वो कस्टमर को देना ज़रूरी है। अब उससे हुआ क्या कि कस्टमर जब अपनी इन वैल्यूज़ का यूज़ करता है, फ्रीडम का यूज़ करता है कि भाई जो भी सामान पे इन्फॉर्मेशन लिखी है उसके अकॉर्डिंग वो सिलेक्ट करता है, तो कहीं ना कहीं बिज़नेस पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि अगर आप अपने प्रोडक्ट की डिटेल प्रोडक्ट में मेंशन कर रहे हो और कस्टमर को वो चीज़ पसंद नहीं है तो वो लेगा नहीं। तो इससे क्या हुआ कि कस्टमर की वैल्यूज़ जब बढ़ती हैं, जब वैल्यूज़ को ध्यान में रखा जाता है तो उससे उससे कहीं जब वैल्यूज़ को कस्टमर यूज़ करता है तो उससे क्या होता है उसका कहीं ना कहीं बिज़नेस पे इम्पैक्ट पड़ता है। अब कस्टमर मार्केट में जब भी कोई सामान लेने जाता है, कोई प्रोडक्ट लेने जाता है, तो राइट टू इन्फॉर्म एक्ट के अकॉर्डिंग जब वो अपनी वैल्यूज़ का यूज़ करता है, फ्रीडम ऑफ चॉइस का, तो उससे क्या होता है कि जब उसको कोई सामान पसंद नहीं आता है तो वो सामान पसंद ना आने के केस में उसको ख़रीदता नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस इन्फॉर्मेशन को, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन को लेने के बाद वो जब सामान को लेने से इनकार कर देता है तो कहीं ना कहीं क्या होता है, ओवरऑल जितना भी कंपनी का बिज़नेस है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगला है हमारा एजुकेशन सिस्टम एंड लिटरेसी रेट। एजुकेशन सिस्टम जितना भी हमारी कंट्री में बढ़ेगा या लिटरेसी रेट हाई होगा तो उससे क्या होगा कि जितने भी सोसाइटी के अगेंस्ट चलने वाले बिज़नेस हैं, जो सोसाइटी में कामयाब नहीं है जो बिज़नेस, जैसे मान लीजिए अगर हम स्मोकिंग बिज़नेस की बात करें या अल्कोहलिक बिज़नेस की बात करें, तो अगर सोसाइटी में या कंट्री में एजुकेशन सिस्टम बढ़ रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के अगेंस्ट में चलने वाले जो ये बिज़नेस है जिनके मैंने नाम लिए, अल्कोहलिक बिज़नेस या आपका स्मोकिंग बिज़नेस, तो ये बिज़नेस बंद होना शुरू हो जाएंगे। तो एजुकेशन सिस्टम के बढ़ने से कुछ हमारे कंट्री में ऐसे बिज़नेस हैं जिनके एजुकेशन के बढ़ने से उन बिज़नेस का बंद होना शुरू हो जाता है। अगला है आपका पॉपुलेशन शिफ्ट। पॉपुलेशन शिफ्ट का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कि किसी भी एक रीजन से दूसरे रीजन की तरफ पॉपुलेशन शिफ्ट करती है, इसलिए मान लीजिए कि कंट्री में ट्रेंड चल रहा है कि जितना भी रूरल एरिया से लोग जो हैं वो आपके अर्बन एरिया में शिफ्ट कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि रूरल एरियाज़ में जो बिज़नेस चल रहे हैं या जो बिज़नेस कॉटेज इंडस्ट्री हैं, स्मॉल इंडस्ट्री हैं, तो आप समझ लीजिए उनका बिज़नेस चलना बंद हो जाएगा। क्योंकि अगर रूरल एरिया से लोग निकल के अर्बन एरियाज़ में शिफ्ट कर रहे हैं, पॉपुलेशन शिफ्ट कर रहे हैं, और ये ट्रेंड चल रहा है कि रूरल एरिया से निकल कर लोग जो हैं वो अर्बन एरिया में शिफ्ट हो रहे हैं अपने किसी भी पर्पज़ की वजह से, तो रूरल एरियाज़ में चलने वाले जो आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं या कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वो क्या होगा, बिज़नेस ओवरऑल कंट्री में उनका बिज़नेस पे क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। सो दीज आर द सर्टेन पॉइंट्स ऑफ सोशल फोर्सेस। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, ये सारे के सारे डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट के पॉइंट्स थे। तो ये सारे डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट के पॉइंट थे, इकोनॉमिकल फोर्सेस, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल फोर्सेस। ठीक है, तो ये सारे हमने डिस्कस कर लिए। इसमें एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जितने भी ये फोर्सेस हैं, जितने भी ये फोर्सेस डायमेंशंस में आते हैं, इनमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, दे आर द इंटर रिलेटेड्स, दे कैन बी इंटर रिलेटेड। इंटर रिलेटेड फोर्सेस का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी फोर्स अपने एक्शन में आता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उससे कंट्री के बिज़नेस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि अगर कोई भी फोर्स एक्शन में आता है तो इंटर रिलेटेड का मतलब ये होता है कि अगर एक बिज़नेस पे उसका इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ रहा है तो मे भी हो सकता है कि दूसरे बिज़नेस पे उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़े। जैसे कि मैंने अभी एक बात की थी आपकी मेथड टेक्निक्स ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ यूजिंग ऑपरेटिंग अ बिज़नेस, जो मैंने बात की थी आपकी टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में। तो उसमें हुआ क्या था कि मैंने बताया था कि जो हमारे कंट्री में जितने भी बड़े बड़े बिज़नेस हैं, इंडस्ट्रिस्ट हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो क्या कर रही हैं, आजकल BPO को यूज़ करना शुरू कर रही हैं, बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग को। तो बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग को यूज़ करने से क्या हो रहा है कि जो लोग बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि उनका बिज़नेस डाउन होना शुरू हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि जो बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बिज़नेस हैं वो डेवलप कर रहे हैं।
तो एक कहीं ना कहीं कुछ पोर्शंस में, कुछ कंट्री में बिज़नेस जो हैं वो एग्रीगेट बिज़नेस, कुछ बिज़नेस ऐसे हैं जो डाउन जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उसके पैरेलल में कुछ बिज़नेस ऐसे हैं जो फ्लरिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो फोर्सेस होते हैं, चाहे वो जनरल हो चाहे स्पेसिफिक हो, उनका इंटररिलेटेडनेस होता है, इंटररिलेटेडनेस होना पॉइंट बना रहता है। ठीक है, तो उसका मतलब ये होता है कि कोई भी फोर्स जब अपने एक्शन में आता है तो उसका किसी ना किसी एग्रीगेट किसी बिज़नेस के ऊपर उसका इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं किसी दूसरे बिज़नेस पे उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव भी पड़ सकता है। तो ये थे डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.